आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर के लिए हमारे पास सिर्फ एक एडिटोरियल है और ये वाला एडिटोरियल है एफडीआई के डेटा को लेकर। हुआ क्या है कि पिछले 3 महीनों में भारत में एफडीआई नेगेटिव रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि विदेशों से जितना इन्वेस्टमेंट भारत आया है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देश के बाहर चला गया है। ये कहानी है पिछले 3 महीनों की। अब ऐसा कब से हुआ है? जब से जुलाई अगस्त में अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया था, टैरिफ लगा था, घोषणा वैसे तो हुई जुलाई में और टैरिफ लगा था अगस्त से। तो अगस्त के बाद से 3 महीने, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बात हो रही है। तो सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 महीनों में एफडीआई नेगेटिव रहा है। टैरिफ के बाद से ऐसा हो रहा है। अब टैरिफ लगने से क्या हुआ है? टैरिफ लगने से ये हुआ है कि भारतीय सामान पर टैरिफ लगने लगा, मतलब भारतीय सामान के ऊपर अमेरिका में टैक्स लगने लगा। और जब टैक्स लगेगा किसी चीज़ पर तो चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसकी लागत के साथ टैक्स भी कीमत में जुड़ जाता है। अब टैक्स जुड़ जाएगा कीमत में तो भारत की चीज़ें दूसरे देशों से आने वाली चीज़ों की तुलना में और अमेरिका में बनने वाली चीज़ों की तुलना में थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी। और जब महंगी हो जाएंगी तो भारत की चीज़ें बाजार में कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी, कोई खरीदेगा नहीं। कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, यदि सस्ती दूसरी जगह मिल रही है तो वहाँ से जाकर खरीद लेंगे। तो भारत की चीज़ों पर अमेरिका ने लगाए टैरिफ। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में आती हैं, निवेश करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, विनिर्माण करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोड्यूस बनता है उनको भारत के मार्केट के लिए नहीं बनाया जाता, विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे खासकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहीं होता था हमारा, मतलब सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से अमेरिका था हमारे लिए। हमको उससे फ़ायदा हो रहा था, भारत का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव था, मतलब दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था। और अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो भारत के अर्थव्यवस्था को, भारत में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान हो गया, एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो गया। और जो भी मैन्युफैक्चरर भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, मतलब कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकला भी। हुआ क्या है, अगर हम जुलाई तक की बात करें, मतलब अप्रैल से लेकर जुलाई तक की बात करें, तो कुल एफडीआई रहा है $10 बिलियन का। ये जो $10 बिलियन है अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच में, ये पिछले साल की तुलना में, मतलब अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक जितना इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, मतलब जितना एफडीआई भारत में आया है, उसकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2025 में आया है। लेकिन उसके बाद भी चिंताजनक स्थिति ये है कि अगस्त के बाद इनफ्लो से ज़्यादा आउटफ्लो हो गया है और हमारा एफडीआई नेगेटिव चला गया है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव चला गया है। अगस्त में लगभग 62 करोड़ का निवेश गया है, मतलब जितना निवेश आया है उससे ज़्यादा निवेश 62 करोड़ देश के बाहर चला गया है। सितंबर में $1.7 बिलियन, $1.7 बिलियन का निवेश सितंबर के महीने में गया है। और अक्टूबर में $1.5 बिलियन निवेश ज़्यादा चला गया है भारत से। ये वाला जो चार्ट है इसमें देख सकते हैं कि ये जो 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ पर निवेश नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। उससे पहले निवेश अच्छा आ रहा था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा थोड़ा सा हिला है, निवेश कम हुआ है और निवेश बाहर भी गया है। और अक्टूबर के आखिरी तक, मतलब अक्टूबर खत्म होते होते मात्र $6 बिलियन का निवेश बच गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगर इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढे तो हम कह सकते हैं कि एफडीआई के जो आंकड़े हैं पिछले साल की तुलना में इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, लेकिन चूंकि आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, मतलब देश से निवेश बाहर की तरफ जाने लगा है, इसके लिए ये आंकड़ा थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन निवेश वैसे देखें, तुलना करें पिछले साल से, तो निवेश ज़्यादा ही रहा है। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में लगभग 33% ज़्यादा निवेश रहा है, लेकिन विदेशों में निवेश भारत से भी जाने लगा, उसके कारण अंतर कम हो गया इनफ्लो और आउटफ्लो का। और निवेश, टोटल नेट निवेश की बात करें तो कम दिखाई देता है। यहाँ तक कि भारतीय कंपनियां भी विदेशों में निवेश करने लगी हैं। इसे एक तरीके से तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय कंपनियों का आकार बढ़ रहा है, भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन करने लायक उनके पास रिसोर्सेस हैं, भारत की प्रेजेंस है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, निवेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, निवेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, निवेश के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। और जब भारत में अभी भी निवेश की ज़रूरत है, भारत अभी भी सैचुरेशन पर नहीं पहुंचा है, उसके बाद भी कंपनियां भारत से बाहर जाकर निवेश कर रही हैं, यहाँ तक कि भारतीय कंपनियां भी निवेश बाहर कर रही हैं। इसके पीछे एक कारण तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि कंपनियां
भारत के टैक्स से, भारत के ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स से बचने के लिए विदेशों में अपने एक मेन ऑफिस बनाती है और उसकी सब्सिडरी भारत में खुलती है, ताकि उनके ऊपर टैक्स भारत में न लगे बल्कि दूसरे देश में लगे जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कम है। मान लीजिए कि ये मॉरिशस है और ये भारत है। भारत में कंपनी काम कर रही थी और उसने, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, ये कंपनी भारत में काम कर रही थी, उसने भारत में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इस 100 करोड़ के ऊपर भारत के टैक्स के हिसाब से 25% लग जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब 25 करोड़ रुपए भारत की सरकार को देना पड़ेगा और पैसा बचेगा इसके पास 75 करोड़ रुपए। लेकिन अब अगर कंपनी अपना मेन ऑफिस बनाती है मॉरिशस में और यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी बना लेती है, तो यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो पैसा यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 5% का टैक्स ही देना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से कंपनियां रूल्स का फ़ायदा उठाकर दो देशों के बीच में अगर कोई ट्रीटी है, कोई व्यापार को लेकर ट्रीटी है, टैक्सेशन को लेकर ट्रीटी है, उसका फ़ायदा उठाकर कैसे भी करके कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से प्रॉफिट को बढ़ाया जाए और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहती है, कम से कम टैक्स देना चाहती है। चूँकि आज हम इन्वेस्टमेंट के डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को कभी डिटेल में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में कंपनियों के पास क्या-क्या मैकेनिज़्म है टैक्स को बचाने का और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में भारत ने कमी की थी ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, भारतीय कंपनियां भी, विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करें। भारत में इन्वेस्टमेंट करना और ज़्यादा आकर्षक बना दिया था जब कॉर्पोरेट टैक्स में कमी हुई थी। भारत में पहले ज़्यादा टैक्स लगता था, लेकिन इसके बाद से टैक्स में कटौती हुई। अभी भारत में लगभग अलग अलग कुछ शर्तें हैं, उनके साथ हम एवरेज मानकर चलें और मोटा-माटी मानकर चले तो 25% का टैक्स लगता है। इसके बाद पीएलआई योजना आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, तो इसके साथ भी कंपनियों को, अगर कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव था, तो ये योजना भी आई थी। फिर अभी जीएसटी के रेट्स में भी कटौती हुई है ताकि डिमांड बढ़ सके भारतीय बाजार में। डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगी, कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा, उनकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो इस तरह से भारत की सरकार ने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, भारत को अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये सुधार किए थे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि टैरिफ लगने के बाद, चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, सबसे ज़्यादा स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से थी। दुनिया में झटके लगते थे यदि अर्थव्यवस्था को, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरह बची रहती थी। इस तरह का प्रचार हमने किया है, भारत की सरकार ने किया है। लेकिन हुआ क्या है कि भले ही कंपनियों को लग रहा था कि सुधार अच्छे हैं, संरचनात्मक सुधार हैं, लेकिन कंपनियां अभी निवेश नहीं कर रही हैं। और कंपनियां यदि निवेश नहीं कर रही, इसका मतलब है कि उन्हें निवेश करने में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। सीधी सी बात है, सभी पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं से भी पैसा मिले, पैसा कमाना चाहते हैं। कंपनियां, कॉर्पोरेट हाउस, इन्वेस्टर, सारे लोग जो हैं जिनके पास पैसा है, जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, वो वहीं पर पैसा लगाएंगे जहाँ पर उन्हें फ़ायदा दिखाई देगा। लेकिन टैरिफ लगने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निवेशकों को आकर्षक नहीं लग रही है। और ऊपर से अभी भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है और इस अनिश्चितता के कारण अभी इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट हाउसेस और कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाए हुए हैं, अभी संदेह की नज़र से देख रही हैं। एफआईआईज जो हैं वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी निवेश नहीं कर रहे हैं। एफआईआईज और एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था से दूरी बनाए हुए हैं। एफपीआई क्या होता है? ये लोग होते हैं, हमारे जैसे निवेशक होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। जैसे हम किसी भी स्टॉक मार्केट में कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वैसे ही करते हैं। वैसे ही एफआईआईज होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। जैसे कोई पेंशन फंड हो गया, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये हमसे जैसे प्रीमियम लेती हैं, उसको निवेश करती हैं और फिर जब हम दावा करते हैं हमें ज़रूरत पड़ने पर, तो हमें जो पैसा देती है, तो इस बीच में कंपनियां निवेश करती हैं पैसे को, पैसे से पैसा बनाती हैं और अपनी इधर स्कीम चलाती हैं, दूसरी तरफ निवेश करके अपने लिए और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करती हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और एफपीआईज। वैसे इनमें टेक्निकल अंतर है, लेकिन अभी डेफिनेशन के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, इसे पढ़ सकते हैं हम। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और एफपीआईज जो है शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो ये भी अभी भारतीय अर्थव्यवस्था से दूरी बनाए हुए हैं। अब जब हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन चिंता की बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है, तो टैरिफ लगने से, अमेरिका के टैरिफ लगने से, फिर उसके बाद मेक्सिको ने भी टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, तो इनके टैरिफ लगने से भारतीय अर्थव्यवस्था के निवेशक
थोड़े से चिंतित हो गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से दूरी बनाए हुए हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात ये है कि हम क्या करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था टैरिफ से भी बच सके और इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए हमारी सरकार को सोचना होगा, हमारे नीति निर्माताओं को सोचना होगा। शॉर्ट नोट्स में फिर से एक बार देख लेते हैं कि पूरे एडिटोरियल में क्या-क्या बातें पड़ी थी। तो बात एफडीआई को लेकर हो रही थी। भारत की अभी स्थिति एफडीआई को अट्रैक्ट करने के मामले में नाजुक बनी हुई है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में लगातार हम देख रहे हैं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एफडीआई नेगेटिव रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत में जितना निवेश आया है, उससे ज़्यादा निवेश भारत से बाहर चला गया है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर, मतलब भारत के ऊपर, भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा था 25% का पहले, फिर 25% का, कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लग गया है। इसका मतलब है कि भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका के बाज़ार में महंगे हो गए हैं, मतलब कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए हैं। अमेरिका में अब जाकर हम उतना फ़ायदा नहीं कमा सकते हैं। भारतीय प्रोडक्ट की मांग उतनी नहीं रहने वाली है, क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। भारतीय प्रोडक्ट को नुकसान हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारतीय प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ है, भारत के एक्सपोर्ट पर नुकसान हुआ है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, बेचना अमेरिका में ही है। तो ये जो लोग हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में अब निवेश क्यों करेंगे, जबकि उनके ऊपर टैरिफ लग रहा है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होने वाली, तो निवेश नहीं करेंगे, एफडीआई नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जोर से हिट किया है इस मामले में। जुलाई तक की बात करें, अप्रैल से लेकर जुलाई तक की बात करें, तो भारत में $10 बिलियन का निवेश आया है, जो पिछले साल की तुलना में तो ज़्यादा है। लेकिन अब अगस्त के बाद क्या हुआ है कि आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। अगस्त में आउटफ्लो है नेट, सितंबर में नेट आउटफ्लो है, अक्टूबर में नेट आउटफ्लो है, और कितना है, इतना। वैसे आंकड़े हम याद ना भी रखें, मोटा माटी याद रख सकते हैं एक आइडिया के लिए, लेकिन इस तरह के आंकड़े हमें आंसर्स में लिख सकते हैं, प्री में काम में नहीं आने वाले। नेट बात करें अक्टूबर के आखिरी तक, तो हमारे पास सिर्फ $6 बिलियन का निवेश बचा है। नेट एफडीआई कम दिख रहा है क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है, लेकिन अप्रैल जुलाई में वृद्धि थी निवेश में, और अगस्त और अक्टूबर में ग्रॉस इनफ्लो कम है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कम है। यहाँ तक कि भारतीय कंपनियां भी विदेशों में ज़्यादा निवेश कर रही हैं, भारतीय कंपनियां भी यहाँ से जाकर दूसरे देशों में निवेश करती हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं कि भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रो कर चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी कहीं ना कहीं निवेश की कमी है, निवेश की ज़रूरत है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में ही होना चाहिए। भारत में ही इन्वेस्टमेंट होगा तो भारत को फ़ायदा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, भारत में रोजगार क्रिएट होंगे और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अभी इन्वेस्टर्स को भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने का फ़ायदा नहीं दिख रहा है, और इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं आ रहा है। एक समस्या तो यह है कि बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग के चलते कंपनियां पहले दूसरे देशों में जाती हैं, निवेश लेकर वहां निवेश करती है, वहां से फिर भारत में सब्सिडरी बनाती है ताकि भारत के टैक्सेस से बच सकें। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी समस्या है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था, पूरी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक देश का टैरिफ हिट कर रहा है, उसके कारण भारत में एफडीआई का इन्फ्लो कम हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि एक देश का टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना प्रभावित कर सकता है। इसके लिए और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार समझौते करने होंगे, मतलब अमेरिका को छोड़कर भी अलग-अलग देशों से अलग-अलग चीज़ों को लेकर हमें समझौता करना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहिए, हमारे व्यापार को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। भारत में भी हाई वैल्यूड प्रोडक्ट का हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, हमें भी दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा, हमें भी इनोवेशन और क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। और अमेरिका के अलावा, मतलब जो हमारे कुछ पारंपरिक व्यापारिक साझेदार हैं बड़े, उनके अलावा भी दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब जाकर हम कहीं इस तरह के झटकों से बच सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट जितना डाइवर्सिफाई होगा, जितनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होगी, उतना भारतीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा और उतनी भारतीय अर्थव्यवस्था रेजिलियंट बनेगी। सरकार की तरफ से पहले से भी प्रयास किए गए थे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई थी, पीएलआई योजना आई थी, जीएसटी रेट्स में कटौती हुई थी। तो इस तरह के जो घरेलू प्रयास है वे भी हमें करना चाहिए, और दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार समझौते भी हमें करना चाहिए। जिस चीज़ की हम बात कर चुके हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक फैसले से निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था से दूरी बनाने लगे हैं, तो हमारे लिए चिंता की बात यही है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। व्यापार समझौते को लेकर क्या बातचीत चल रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या क्या उसमें समस्याएं आ रही है, इसको लेकर भी कोई खबरें नहीं है। इसके लिए भी अभी निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था से दूर है। ऊपर से इंडियन मार्केट्स में एफपीआईज भी दूरी बनाने लगे हैं, यहाँ तक कि
भारत से एफपीआई दूर जाने लगे हैं, निवेशक यहाँ पर बेचकर, अपनी इक्विटीज़ बेचकर दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा हिट कर रही हैं। तो हमें सोचना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। जिन चीज़ों की बात हम कर चुके हैं, दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत है, तो इन सभी को देखते हुए हमें संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देना होगा। चूँकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो कोई भी विदेशी व्यक्ति, कंपनी या संस्था, भारत के पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में आती है, यहाँ पर पूंजी का निवेश करती है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती हैं, यहाँ पर किसी पहले से काम कर रही कंपनी में हिस्सेदारी खरीदती हैं या नई कंपनियां लगाती हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए, वैसे ही कोई विदेशी व्यक्ति भी आकर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश कर सकता है। चूंकि इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आ रहा है, इसलिए हम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई और एक होता है एफआईआई। इनमें भी अंतर होता है, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे एफडीआई क्या होता है? एफडीआई में क्या होता है कि कोई आदमी जो निवेश करना चाहता है, विदेशी इन्वेस्टर भारत में आता है, भारत में किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में लंबे समय के लिए निवेश करता है। यहाँ पर उसके पास कंपनी में नियंत्रण होता है, मतलब उसकी बड़ी हिस्सेदारी होती है, लॉन्ग टर्म में निवेश होता है। जैसे हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मान लीजिए शेयर मार्केट में आज हमने एक इक्विटी खरीदी, कल बेच दी, इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है एफडीआई में। एफडीआई में एक दुकान खरीदने जैसा है या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जैसा है, जहाँ पर हमें लंबे समय तक बैठना होगा पैसा लगाकर, पैसा वापस निकालने के लिए, और इसको कहते हैं एफडीआई, क्योंकि ये लंबे समय के लिए है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के फैसलों के ऊपर, इसके लिए इसको कहते हैं एफडीआई। दूसरा होता है एफपीआई। एफपीआई क्या होता है? यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। अल्पकालिक, अस्थिर होता है, जब मन किया खरीद लिया, जब मन चाहा बेच दिया। ये व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ऐसे लोग होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। वहीं दूसरी तरफ होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये होते हैं इंस्टीट्यूट्स जो पेंशन फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बीमा कंपनी, हेज फंड होती है, ये लोगों से वहाँ पर निवेश करवाती है और फिर आकर आगे निवेश करती है। ये दीर्घकालिक होते हैं, मतलब एफपीआई से ज़्यादा समय के लिए आते हैं, ज़्यादा स्थिर होते हैं, और एफडीआई की तुलना में थोड़े से अल्पकालिक होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा समय के लिए सबसे ज़्यादा स्थिर होता है एफडीआई, उसके बाद एफआईआई और उसके बाद एफपीआई। अगर इनके अंतर को देखें तो हम देख सकते हैं कि एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, ये जो एफडीआई है ये विदेशी कंपनियां या व्यक्ति होते हैं, ये विदेशी निवेशक होते हैं और ये संस्थाएं होती हैं। मतलब एफडीआई कंपनी है या कोई आदमी है, एफपीआई कोई आदमी है और एफआईआई एक संस्था है, जैसे कि एक बीमा फंड है, एक पेंशन फंड है, एक म्यूचुअल फंड है, वो आता है भारत में निवेश करता है। कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें, तो एफडीआई का कंपनी के मैनेजमेंट पर, कंपनी के फैसलों पर नियंत्रण होता है, एफपीआई में नहीं होता और एफआईआई में नहीं होता है। ये एफपीआई, एफआईआई, जैसे हम कोई इक्विटी खरीदते हैं उसके बाद हमसे कोई पूछता नहीं है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी की इक्विटी खरीद लेता हूँ, कोई स्टॉक्स खरीद लिए मैंने, कोई शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद हमसे कोई पूछने नहीं आएगा कि किस तरह से फैसले करने हैं। लेकिन एफडीआई में मैनेजमेंट पर और फैसलों पर नियंत्रण होता है। एफडीआई लंबे समय के लिए आते हैं, एफआईआई कम समय के लिए, एफपीआई भी कम समय के लिए। ज़्यादा स्थिर होता है एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई दोनों कम स्थिर होते हैं। भारत में एफडीआई मान्य है, मतलब हो सकता है एफआईआई और एफपीआई दोनों भी मान्य है। इनको दोनों को अलग नहीं समझा जाता, लेकिन टेक्निकली अलग है, वैसे कानूनन देखें तो दोनों में अंतर नहीं समझा जा सकता है। यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि एफडीआई को भारत के लिए अधिक स्थिर और अधिक वांछनीय क्यों माना जाता है, जबकि एफपीआई या एफआईआई को अस्थिर माना जाता है? उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ये बातें हम अभी एडिटोरियल में कर चुके हैं कि किस तरह से एफआईआई और एफपीआई अस्थिर होते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अल्पकालिक होते हैं, और एफडीआई लंबे समय के लिए आता है, टेक्निक लेकर आता है, इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, कंट्रोल लेकर आता है, ऊपर से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा स्थिर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि एफआईआई और एफपीआई भी बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने की स्थितियाँ अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा स्थिर है एफडीआई, और एफआईआई और एफपीआई स्थिर नहीं है और अल्पकालिक है। इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों की बात करें तो
हम देख सकते हैं कि 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी एफडीआई आई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग, पिछले साल की बात करें 2024-25 की, तो लगभग 81 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। उससे पहले 71 बिलियन डॉलर का निवेश आया था और कोरोना से पहले की स्थिति यही थी, लगभग यही थी जो कोरोना के बाद की स्थिति है। अगले ही साल उस स्थिति में हम पहुंच गए थे, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा फिर से हो गया था कोरोना के बाद। लेकिन अभी जो टैरिफ लगे हैं उसके बाद पिछले 3 महीनों में नेगेटिव रहा है इन्वेस्टमेंट, और उसको लेकर हमें ज़्यादा चिंताएं करनी होंगी और उसके लिए हमें हमारे स्ट्रक्चर में सुधार करने होंगे। यहाँ से प्री के लिए सवाल हो सकता है कि एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि एफडीआई निवेशक को कंपनी के प्रबंधन में प्रभाव या नियंत्रण प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एफडीआई से कंपनी के मैनेजमेंट में नियंत्रण और प्रभाव होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एफडीआई सामान्यतः अल्पकालिक सकारात्मक निवेश होता है। इसका मतलब है कि एफडीआई आज आया, निवेश हुआ, कल निवेश निकल गया बेचकर। तो इस तरह से एफआईआईस और एफपीआईस करते हैं, एफडीआई नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एफडीआई से तकनीक और पूंजी का प्रवाह होता है। जब भी एफडीआई आता है तो पूंजी भी आती है और तकनीक भी आती है। तो एफडीआई दोनों चीजें लेकर आती है, इसके लिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल है एफपीआई को लेकर। पहला स्टेटमेंट है कि एफपीआई में निवेशक को कंपनी के प्रबंधन में नियंत्रण नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, एफपीआई को कंपनी के मैनेजमेंट में कोई नियंत्रण नहीं मिलता है, कोई अधिकार नहीं मिलते हैं, वो अधिकार मिलते हैं एफडीआई में। दूसरा स्टेटमेंट, एफपीआई में निवेश मुख्यतः शेयर और बॉन्ड में किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एफपीआई और एफआईआई दोनों आते हैं और शेयर बाजार में या फिर बॉन्ड में निवेश करते हैं। अल्पकालिक निवेश होता है, जब मन किया खरीद लिया, जब मन किया बेच दिया। तीसरा स्टेटमेंट है एफपीआई विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन इकाइयां स्थापित करने से संबंधित है। उत्पादन इकाइयां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करती है एफडीआई, न कि एफपीआई। तो ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा सवाल है विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट है कि एफआईआई में निवेश करने वाले मुख्यतः विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, विदेशी वित्तीय संस्थान है, नाम में ही संस्थान लिखा हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में एफआईआई को अब एक अलग कानूनी श्रेणी में माना जाता है, अलग कानूनी श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं। एफपीआई और एफआईआई को एक ही माना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्तमान में एफआईआई को एफपीआई की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। चौथा सवाल है कि एफडीआई को भारत के लिए एफपीआई की तुलना में अधिक वांछनीय माना जाता है, क्योंकि एफडीआई दीर्घकालिक होता है और उत्पादन, रोजगार और तकनीक हस्तांतरण में सहायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब उत्तर होगा, हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। पांचवा सवाल है कि एफपीआई और एफआईआई को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अधिक अस्थिर माना जाता है, क्योंकि एफपीआई या एफआईआई निवेशक वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और अल्पकालिक लाभ से अधिक प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एफआईआई और एफपीआई बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं, एफडीआई की तुलना में ज़्यादा अस्थिर हैं, और ये अल्पकालिक निवेशक होते हैं, कभी भी आते हैं और वैश्विक परिस्थिति को देखकर मार्केट के हिसाब से निवेश करते हैं और निवेश बेच भी देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।